अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर नंबर 15 है काई स्क्वायर टेस्टिंग। बेटे इसको चाहे रीड ना कर लेना, ये काई स्क्वायर टेस्टिंग है। ओके, पहले बात करते हैं काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन पे जाने से पहले हमें पता होना चाहिए काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल का। तो काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल बेटे हर डिस्ट्रीब्यूशन का एक रैंडम वेरिएबल होता है। जैसे कि बाइनोमियल में थे तो एक्स को कहते थे बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल। ठीक है जी। जब हाइपर में एक्स आया तो उसी एक्स को हमने क्या कहा जी, हाइपर ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल। वही एक्स जब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 3 हम लोग फाइंड करते थे ना, वही एक्स जब पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन में गया तो हमने कहा पाइथन रैंडम वेरिएबल। वही एक्स सेम जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में गया तो हमने कहा जी नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। बाद में उसको ट्रांसफॉर्म कर लेते थे स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल जी में। ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन आप यूज़ करते थे जी इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। ठीक है जी। इसी तरह से जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में इसका वेरिएबल यूज़ होता है उसको कहते हैं काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल। काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल इज डिफाइन एज द sum of squares of an independent standard normal random variable। chi-square random variable is defined as the sum of square of an independent standard normal random variable। बेटे नॉर्मल रैंडम वेरिएबल आपके पास क्या होता था, एक्स को कहते थे नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। चैप्टर नंबर 12 की बात कर रहा हूँ। अब इसके बाद जब हम लोग इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते थे इस ट्रांसफॉर्मेशन से एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा, यहाँ पे हमारे पास कोई म्यू की वैल्यू भी होती थी, कोई सिग्मा की वैल्यू भी होती थी। वो पुट करके जब हम इसे जी में कन्वर्ट कर लेते थे तो इस जी को कहते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। ओके जी। अब यहाँ पे जो है ये किस तरह से जी ज़रा देखिएगा कि काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल इज डिफाइंड एज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। यानी कि काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल को डिनोट किस तरह से किया जाता है बेटे, काई स्क्वायर की पहले तो नोटेशन देख लें। ये नोटेशन एक्स नहीं है, ये है इस तरह से। ये आपने पहले ये कर्व इस तरह से बना लेना, इसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन, और ये अगर लिख देंगे तो ये क्या है, काई स्क्वायर की नोटेशन है। किसकी जी, काई स्क्वायर की। अब देखें वापस इस तरह से ये आपने शेप बनाई, कर्व बनाया इस तरह से। अब इसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से लगा देंगे और स्क्वायर लिख देंगे तो ये काई स्क्वायर हो जाएगा। ये है जी काई, और काई के ऊपर इस तरह से स्क्वायर लगा देंगे तो ये काई स्क्वायर है। ओके जी। अब काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल को इसके साथ डिनोट किया जाता है, और ये बेसिकली है क्या जी, क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। ओके जी। अब यहाँ पे क्या जी, जी आई स्क्वायर, आई इज गोइंग टू 1 to n या k। ठीक है जी।
अगर n इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल लिखा हुआ है तो n तक हम यहाँ पे n लिख देंगे। अब जब इसको ओपन करेंगे तो ये किस तरह से जी, यहाँ पे एक स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल आता था ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, और अगर हमारे पास n स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल आ जाएं, z1 स्केयर, z2 स्केयर, z3 स्केयर, z4 स्केयर, और इसी तरह चलता चलता zn स्केयर, तो बेटे ये जो है ये सारे मिलके सम ऑफ स्केयर ऑफ n इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, तो ये क्या बनाते हैं जी, काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल। ये क्या बनाते हैं जी, काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल। अब इसके बाद अगर हम लोग काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल की डिस्ट्रीब्यूशन लिखें तो हम उसको क्या कहेंगे जी, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल इज कॉल्ड काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहे थे काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की, तो बेटे यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल क्या होता है। काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल होता है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। तो ये सारे मिलके क्या बनाते हैं जी, काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल बनाते हैं। और इस काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल की डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ chi-square random variable is called chi-square distribution। बेटे इसमें बहुत सी बातें बताने वाली हैं, लेकिन हम लोग टू द पॉइंट रहेंगे। ये सिर्फ एक डेफिनेशन मैंने आपको इसलिए बता दी ताकि अगर वो कोई क्वेश्चन एमसीक्यू इस तरह से बना देता है जिसमें डेफिनेशन इन्वॉल्व हो तो आप वो कर सकें। अदरवाइज़ हमने डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ की बात करनी थी और पहली टाइप जो यहाँ पे टेस्टिंग किया है उसकी तरफ हमने मूव कर जाना था। लेकिन चलें, ये एक छोटी सी डेफिनेशन, अब मैं इसको एक्सप्लेन करने बैठूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा कि ये काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल किस तरह से है और इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम लोग काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। बस आप ये इतना याद रख लीजिएगा जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कहीं पे अगर किसी एमसीक्यू में आपको इस तरह से मिल जाता है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, तो उसको क्या कहते हैं, काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल कहते हैं। ठीक है जी। और यहाँ पे अगर n आया, n इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है, तो बेटे यहाँ पे जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन बन रही है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, n है, क्योंकि हमने यहाँ पे किसके साथ नोट किया, n इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। ठीक है जी। अब इससे आगे बढ़ें तो हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज़ के साथ एमसीक्यू वो पूछ सकता है, इसलिए आपको प्रॉपर्टीज़ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की आनी चाहिए। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या है जी, इट इज़ अ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज़ अ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। बेटे आपने अभी तक कितनी कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ ली हैं इस बुक में, 3, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक टी डिस्ट्रीब्यूशन और एक आपके पास ये काई डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी, जी नॉर्मल में चली जाती बेसिकली। ठीक है जी। अच्छा जी, इट इज़ अ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ranging from जीरो टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब बेटे जो आपने पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन बनाई थी ना जी, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर नंबर 8 में, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन और नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, जो पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन की शेप थी ना, इन एक्चुअल वो किसकी शेप है, ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है जी। अब ज़रा यहाँ पे देखिएगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया इट इज़ अ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन रेंजिंग फ्रॉम जीरो टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो यहाँ पे देखिएगा इस तरह से इसकी शेप, इसके राइट टेल जो है वो क्या होगी, लॉन्गर होगी। ठीक है जी। अब ये क्या है जी, आपके पास इसकी रेंज क्या है, जीरो टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, जीरो टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। इसमें क्रिटिकल रीजन कहाँ पे आएगा जी, ये जो टेबल वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर हो गया ना, काई स्क्वायर की टेबल वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी और इससे जो ग्रेटर एरिया आपके पास आएगा वो क्या आ जाएगा जी, क्रिटिकल रीजन में। और ये जो
रेस्ट ऑफ द एरिया होगा वो कौन सा होगा, एक्सेप्टेंस रीजन। अब ये वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, जिस तरह जी और टी थी ना सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसमें टू टेल भी आ जाता होता था, लेफ्ट टेल पे भी क्रिटिकल रीजन आ जाता था, राइट टेल पे भी क्रिटिकल रीजन आ जाता था। लेकिन हम जो जितनी यहाँ पे टाइप स्टडी करेंगे उन सब में आपके पास जो क्रिटिकल रीजन है वो यहाँ पे राइट टेल पे आएगा, क्योंकि इसकी राइट टेल जो है वो लॉन्गर है और ये पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके जी, नहीं नहीं कभी भी नहीं, ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करती। ठीक है जी, समझ आ रही जी। वो बेटे ज़रा ये शेप बनाते हुए ये कंपोजर से बनाइए, मुझसे तो बन नहीं सकती, तो इसलिए बुक में अगर टच हो रही है तो आपने नहीं करनी। ठीक है जी, समझ आ रही जी। अच्छा जी, मैंने जैसे यहाँ पे शेप बनाई है आप इसको फॉलो करें। मैं ये ऐसे काम ना कंपोजिंग में कर नहीं सकता, तो मैंने किसी से करवाएं, तो वो स्टैटिस्टिशियन नहीं है, उसको जो मटेरियल दे दिया गया उसके अकॉर्डिंग उसने शेप बना के दे दी और उसने ये टेल यहाँ पे जाके टच कर दी, हमने नहीं करानी। ओके जी। अच्छा जी, अब इसके बाद यहाँ पे देखिएगा जी, द मीन ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम। द मीन सेकंड प्रॉपर्टी बेटे, एक फर्स्ट तो मैंने यहाँ पे आपको लिख दी, अब सेकंड की तरफ चलते हैं। तो सेकंड क्या है, द मीन ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन is equal to its degree of freedom। अगर बेटे मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम को के के साथ डिनोट करूं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके इक्वल है जी, के इक्वल है, तो फिर इसका मीन क्या है, इसका मीन के है। ठीक है जी। एंड वेरिएंस ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन is to its degree of freedom। आप लोग वो मखलूक हैं कि जिसको बस यहाँ पे टॉपिक लिखूं टेस्टिंग, ये इसके 5-6 स्टेप्स हैं और ये क्वेश्चन है सॉल्व करने, बात खत्म। अच्छा जी, यहाँ पे देखें ज़रा बेटे, ये मैं अभी भी जो है ना बेटे, बस तुम शक्ल से ही मरासी लगते हो और काम चाहिए होता है बस, ठीक है। वो सारा दिन गुजरा नहीं वैसे ऐसे ऐसे करने से, तो यहाँ पे उसको चांस मिला, उसने अपनी ड्यूटी पूरी कर ली है। ठीक है बेटे, तुम ही हो जो पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हो। ठीक है, सारा दिन ना ऐसे रहा नहीं जाता कि वो जब तक तालियां ना मारे तो रहा नहीं जाता, वो अंदर से कुछ कुछ हो रहा होता है। ठीक है, तो वो बेचारे ने अपना कोटा पूरा किया, कोई बात नहीं। आप यहाँ पे देखें जी, मीन क्या है इसका, मीन इसका है जी डिग्री ऑफ फ्रीडम के इक्वल और वेरिएंस ट्वाइस ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। बेटे सिर्फ माइंड में ना छोटी छोटी चीज़ें, जितनी चीज़ें आपको चाहिए ना मैं उतनी आप तक डिलीवर कर दूंगा। यहाँ पे क्या है जी, सबसे पहले इट इज़ अ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, ये याद रखना है, और इसकी रेंज क्या है 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अच्छा, यहाँ पे जो है वो इस तरह से नहीं है कि आप जो है ना माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, ना आप यहाँ से कहाँ तक है जी, 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। ओके जी, ये इसकी रेंज है और ये एक कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, अब यहाँ पे आए जी, इस जगह पे तो आपके पास क्या है जी, मीन ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम, और इसका वेरिएंस क्या है, वेरिएंस ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज ट्वाइस टू इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम। यानी कि अगर हमने यहाँ पे के साथ डिनोट किया हुआ है तो मीन के हो गया और वेरिएंस फिर क्या हो गया बेटे, 2k हो गया। बस ये याद रखना है, जिसके साथ डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिनोट किया गया है वही मीन है, और उसका डबल कर दें तो क्या है जी, वेरिएंस है। अच्छा जी, थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको बता दिया था वही लिखी हुई है, इट इज अ पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज अ पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन
द स्क्यूनेस डिक्रीजेस एज n इंक्रीजेस, जैसे जैसे n इंक्रीज करता जाएगा इसकी स्क्यूनेस जो है वो कम होती जाएगी और एट द एंड ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगी। इसकी राइट टेल लॉन्गर है ना, इसकी राइट टेल लॉन्गर है ना, जैसे जैसे n इंक्रीज करते जाएंगे ये आहिस्ता आहिस्ता ये जो इसकी स्क्यूनेस है ना ये कम होती चली जाएगी। ये देखें ज़रा, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये जो प्रॉपर्टी नंबर 3 की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे बात शुरू करते हैं। तो क्या है जी, इट इज़ अ पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, the skewness decreases as n increases, the skewness decreases as n increases। अब जैसे जैसे n को बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे ये जो स्क्यूनेस है ना जी ये खत्म होती जाएगी। ये देखें इसकी राइट टेल लॉन्गर है ना जी, इसकी राइट टेल जो है वो क्या है, लॉन्गर है। तो जैसे जैसे n इंक्रीज करता जाएगा ये राइट टेल शॉर्टर होती जाएगी और एट द एंड ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगी। जो इसकी प्रॉपर्टी नंबर 4 है वो बिल्कुल इसी पे ही है। ठीक है जी, थर्ड प्रॉपर्टी वापस देख लें, इट इज अ पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। आपको पता है ये चैप्टर नंबर 8 में मैंने आपको ये शेप बताई हुई है। और क्या है जी, द स्क्यूनेस डिक्रीजेस एज n इंक्रीजेस। आप प्रॉपर्टी नंबर 4 पे चले जाएं तो प्रॉपर्टी नंबर 4 देखिएगा बेटे क्या है, द chi-square डिस्ट्रीब्यूशन टेंड्स टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। जैसे n जो है वो लार्ज हो जाएगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो बेटे तब ये जो chi-square डिस्ट्रीब्यूशन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगी। chi-square distribution tends to normal distribution as the number of degrees of freedom approaches to infinity। ये इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा, आप इसको यहीं पे अंडरलाइन कर लें बुक में। ओके जी, ये 4 प्रॉपर्टीज हैं बेटे, इंतहाई आसान है, कोई मुश्किल बात इसमें नहीं है। आपने ये स्टेटमेंट्स याद रखनी है। इट इज़ अ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज़ अ पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। 2, इसका मीन जो है वो इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम के इक्वल है। डिग्री ऑफ फ्रीडम को जिसके साथ भी डिनोट किया गया होगा वही इसका क्या होगा, मीन होगा। अगर के साथ डिनोट किया गया तो डिग्री, इसका मीन क्या है के, तो इसका वेरिएंस क्या है 2k, ट्वाइस ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका वेरिएंस होता है। अच्छा जी, लास्ट और फोर्थ प्रॉपर्टी आपके पास थी कि अगर बेटे आप n को इतना लार्ज कर दें कि वो इन्फिनिटी को अप्रोच करे, यानी कि n की वैल्यू बहुत ग्रेटर हो जाए, तो अब उसमें क्या होगा जी, ये जो chi-square डिस्ट्रीब्यूशन की ये जो राइट टेल लॉन्गर है ना, ये यहाँ से इसकी स्क्यूनेस खत्म होती हुई वापस कहाँ पे चली जाएगी, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगी। और वो कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो chi-square डिस्ट्रीब्यूशन टेंड टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ओके बच्चे, ये 4 प्रॉपर्टीज हैं, ये याद रखिएगा। इसमें बेटे बहुत सी चीज़ें और बताने वाली हैं कि ये chi-square डिस्ट्रीब्यूशन जो आपके पास है ये हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। ये टेस्ट ऑफ गुडनेस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी के लिए भी ये यूज़ की जाती है। इसी तरह से हमारे पास और भी इसमें चीज़ें मैंने डिफ़ाइन की हुई हैं, लेकिन बच्चे ये आपके सिलेबस के साथ अटैच चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, जितना आपको चाहिए मैं उतना आप तक पहुंचा दूंगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आई कैप। ठीक है, अभी यहाँ पे ये जो डेफिनेशन मैंने बताई है ना, ये भी आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है सच। सिर्फ और सिर्फ क्या है जी, प्रॉपर्टीज़ में बता दूं ताकि इनमें से कोई एक आध MCQ आपको वो टच कर दे। और उसके बाद जी टेस्टिंग की 2-3 टाइप हैं chi-square डिस्ट्रीब्यूशन में, तो हम उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट पीस ऑफ मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये फर्स्ट टॉपिक है टेस्टिंग का हमारे पास चैप्टर नंबर 15 में।
अच्छा बेटे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उसमें आपके पास कितने पीज हैं जी? अगर मैं पी की बात करूँ ना तो हमें आता है जी एक पी है जी, जिसको हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कहते हैं। बेटे जो क्यू होता है ना बेसिकली वो भी एक पी होता है, ठीक है, लेकिन वो फेलियर की प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। हमने नोटेशन को डिफरेंट रखने के लिए हमने क्या किया जी, उसको हम लोग क्यू के साथ डिनोट कर देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को किसके साथ डिनोट कर देते हैं? पी के साथ। दोनों को ऐड करें तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या बन जाती है? 1 बन जाती है। ओके जी। अब बेटे यहाँ पे हमने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन भी स्टडी किया। वहाँ पे आपने 2 पीस के साथ तो बात कर ली, लेकिन बच्चे जब 2 पीस से ज़्यादा पी हो जाएंगे, मोर देन 2 पी हो जाएंगे, तो फिर आप कौन से वाली टेस्टिंग यूज़ करेंगे? ये काई स्क्वायर वाली। इसमें आपके पास मोर देन 2 पी हैं। जो लास्ट टॉपिक अभी आपने किया है कल, वो क्या था? टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। ओके, और उसमें आपने 2p डील कर लिए थे। अब आपके पास क्या है जी? मोर देन 2p। क्या है बच्चों? मोर देन 2p की टेस्टिंग। तो आज हम लोग ये टेस्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट पीस ऑफ मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बेटे जो चैप्टर नंबर 15 में से क्वेश्चन आता है ना, वो इसी का ही आता है, ये फर्स्ट टॉपिक का। आज से नहीं, आज से पीछे अगर हम लोग 20 अटैम्प्ट्स की भी बात कर लेना, इससे पीछे गुजरी हुई 15 to 20 अटैम्प्ट्स भी, तो हर एक अटैम्प्ट में जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे चैप्टर नंबर 15 में से, तो बेटे वो इसी फर्स्ट टॉपिक का ही पूछ रहा है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट पीस ऑफ मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बेटे अगर आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ पे आपके पास 2p, एक p और एक q, ठीक है जी। अगर हम लोग 2p से ज़्यादा p की बात करते हैं तो मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाता है। लेकिन बेटे सुने ज़रा, मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन जब इसमें n लार्ज हो जाता है तो मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाती है। किस में? काई स्क्वायर। इसलिए मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की टेस्टिंग जो है वो किसके साथ की जाती है? काई स्क्वायर के साथ की जाती है, ठीक है जी। अब जरा देखिएगा यहाँ पे हमारे पास टेस्टिंग प्रोसीजर क्या है, ये हमने इसका नेम यहाँ पे लिख दिया जो आज टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसका टेस्टिंग प्रोसीजर देख लें बच्चों। एच नोट हमारे पास क्या है जी? स्टेप नंबर 1, P1 इज इक्वल टू P1 नॉट। बेटे ये P1 नॉट मतलब पता क्या है? यहाँ पे जो P1 की यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू है, ठीक है जी। आप जितने भी P दिए गए होंगे ना, आप वो सारे P's को ऐड करेंगे ना, तो टोटल आपके पास क्या बनेगा? 1 बनेगा। जिस तरह बाइनोमियल में होता था ना, P और Q को ऐड करते थे तो 1 बनता था, ठीक है जी। इस तरह यहाँ पे जितने भी P's आपको दिए गए होंगे क्वेश्चन के अंदर, आप उन P's को ऐड करेंगे तो टोटल आपके पास क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 2p भी दिए जा सकते, सॉरी 3 और 3 से ज़्यादा 2 तक होता तो हम लोग इसकी टेस्टिंग को पहले ही कर चुके होते, जी और टी के साथ जी के साथ कर चुके होते। काई स्क्वायर में कब लेके आते हैं? जब आपके पास मोर देन 2 पीस होते हैं, मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जब चले जाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा P1 इज इक्वल टू P1 नॉट, इसके बाद क्या जी? P2 इज इक्वल टू P2 नॉट, ये 20 नहीं है, P2 नॉट है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिएगा जी, P3 इज इक्वल टू P3 नॉट, और इसी तरह से चलते चलते कहाँ पे जी? PK और PK नॉट। के हमारे पास जितने भी पीस दिए गए होंगे, 4 हों, 5 हों, 6 हों, ठीक है जी, तो ये वहां तक चले जाएगा। सब जरा इसको बंद कीजिए। अब देखिए जी, यहाँ पे आपके पास H1 आ गया। H1 क्या है जी? Pi इज नॉट इक्वल टू Pi नॉट। अब यहाँ पे देखें जी, ये सारे पीस को नॉट इक्वल नहीं कह रहा, कोई एक भी अगर P की वैल्यू यहाँ पे
उस P के अकॉर्डिंग नहीं है तो बेटे H नोट क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, और H1 क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। Pi इज नॉट इक्वल टू Pi नॉट, हो सकता है कि P1 इज नॉट इक्वल टू P1 नॉट हो जाए, हो सकता है कि P3 इज नॉट इक्वल टू P3 नॉट हो, ठीक है जी। कोई एक भी वैल्यू होगी तो क्या है जी, हम यहाँ से क्या करेंगे, अगर H नॉट एक्सेप्ट हो जाता है, H1 एक्सेप्ट हो जाता है तो इसका मतलब हो सकता है कि H नॉट में से कोई भी एक वैल्यू ऐसी हो, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें जी H1 Pi इज नॉट इक्वल टू Pi नॉट, वेयर या इस तरह से लिखा फॉर एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ आई, फॉर एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ आई, ये किसी आई की कम से कम किसी एक वैल्यू के लिए ये वाली बात हो कि जो P1 है तो P1 नॉट के इक्वल ना हो, या P2 है तो P2 नॉट के इक्वल ना हो। तो इस तरह से कोई एक भी वैल्यू यहाँ पे जो है ना वो इस चीज़ में आ रही है, इस एक्सप्रेशन में, तो आपका H1 एक्सेप्ट हो रहा है, तो आप यहाँ पे जो है ना वो कह सकते हैं कि इनमें से हो सकता है कि कोई एक P या एक से ज़्यादा P जिनकी वैल्यू जो यहाँ पे बताई गई हैं वो एग्जैक्ट वो नहीं है। ओके जी, अच्छा जी। अब यहाँ पे देखें फॉर एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ आई वेयर आई इज गोइंग टू 0 1 2, बल्कि 0 नहीं, यहाँ पे 1 ही लिखेंगे, 1 2 3 और चलते चलते कहाँ तक है जी, K तक। वो K आपके पास जितने भी ग्रुप्स हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, जितने भी हैं वो यहाँ तक हमारा आई चला जाएगा, ठीक है जी। और उतने ही हमारे पीस यहाँ पे लिखे जाएंगे। सेकंड स्टेप क्या है बच्चों, आपके पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा, वो आपको दिया गया है तो वही आपने लिख लेना है, अगर नहीं दिया गया तो 0.05 आप लिख लेते हैं। ओके जी, अच्छा जी। स्टेप नंबर 3 टेस्ट स्टेटिस्टिक। अब टेस्ट स्टेटिस्टिक के लिए इस टॉपिक का जो टेस्ट स्टेटिस्टिक है वो क्या है, वो है जी काई स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन Ni माइनस NPi नॉट ओवर NPi नॉट। बेटे ये न्यूमरेटर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। एक्चुअल जो इसका टेस्ट स्टेटिस्टिक है वो ये है, लेकिन अगर आप यहाँ पे इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखना चाहें तो बेटे आप लिख सकते हैं कि देखें ये आपके पास Ni जो है ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है, और ये जो NPi है ये किसको शो कर रहा है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को, ठीक है ना जी। तो ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ये भी मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप लिखना चाहें तो इस फार्मूले को इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। और बेटे अगर इसके लिए सिंप्लीफाइड फॉर्म आपने नोटेशन में लिखनी हो तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि यहाँ पे समीशन O माइनस ई का स्क्वायर, O किसको शो कर रहा है, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी को, E किसको शो कर रहा है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को, डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। क्लियर है जी, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड होल का स्क्वायर, ठीक है जी। आपके पास इन तीनों में से कोई भी एक फॉर्मेट आपने यूज़ कर लेना है, लेकिन जो इसका एक्चुअल फार्मूला है, जो इसका एक्चुअल टेस्ट स्टेटिस्टिक है वो कौन सा है जी, वो ये फर्स्ट वाला है, Ni माइनस NPi नॉट ओवर NPi नॉट। ओके जी, अब आते हैं जी स्टेप नंबर 4 की तरफ। इसमें क्रिटिकल रीजन आपको कोई 3 में से डिसाइड नहीं करना पड़ेगा, इसका क्रिटिकल रीजन सिर्फ और सिर्फ एक ही है, और वो क्या है, वो है जी काई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू काई स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे क्या है जी K माइनस 1। K आपके पास क्या है जी, नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ डाटा सेट, ठीक है जी, कितने आपके पास
3 हैं, 4 हैं, 5 हैं। मैं अभी एक एग्जांपल आपको करवाता हूँ और आपको पता चल जाएगा कि उसमें के क्या है। ठीक है जी। अब देखिएगा स्टेप नंबर 5 में जाएं तो कंप्यूटेशन है। इस स्टेप को मैं एग्जांपल में एक्सप्लेन करता हूं और स्टेप नंबर 6 में जाएं तो कंक्लूजन है। ओके, अब बेटे इससे आगे बढ़ते हैं, हम लोग आते हैं जी एग्जांपल पे। तो इस चैप्टर की फर्स्ट एग्जांपल जो है यही पेपर में आती है। ठीक है जी, इसमें सिर्फ और सिर्फ पीज डिफरेंट होते हैं और एन जो है वो डिफरेंट होते हैं, N1, N2, N3। ठीक है जी, लेकिन एग्जाम्पल जो है वो पिछली 15-20 अटैम्प्ट से यही आ रही है। ठीक है जी। अब यहाँ पे जरा देखिएगा दी द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल ओवर लास्ट 10 years shows that the percentage of students securing A, B and C grades are 15%, 30% and 55% respectively। तो बच्चे यहाँ पे देखिएगा कि आपके पास उन्होंने P कौन कौन से दिए हैं जी। तो ये आ गया जी H0 P1 इज इक्वल टू कितनी परसेंटेज है? 15%, 0.15, 0.30, 0.55। अब बच्चों जरा इन तीनों पीस को ऐड करके देखो, आपके पास 1 बनता है। ठीक है जी। अब इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, तो देखिएगा इसके बाद उसने क्या कहा है, द करंट ईयर रिजल्ट शोज दैट आउट ऑफ 400 स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट कितने जी? 400 स्टूडेंट। द नंबर ऑफ स्टूडेंट सिक्योरिंग ए एंड बी एंड सी ग्रेड्स एग्रीगेटेड टू 64, 144 एंड 192 रिस्पेक्टिवली। यानी कि अब उसने क्वेश्चन के अंदर आपको N1 कितना दे दिया? 64, N2 144 और N3 192। ये आपको जो है वो उन्होंने N1, N2 और N3 दे दिया। ठीक है जी। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं जी। तो यहाँ पे देखें आपको कितने पी दिए हैं? 2P। अगर तो 2P होते तो आप लोग फाइंड कर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। ठीक है जी। और मैंने दोनों मेथड के साथ आपको करवा दिया, एक तो जब उनका डिफरेंस 0 होता है और एक जब उनका डिफरेंस किसी वैल्यू के इक्वल होता है, तो वो भी मैंने आपको करवा दिया। कल हमने ये दोनों टॉपिक कर लिए थे। अब जब इससे आगे बात बढ़ेगी 3 तक जाएगी तो किस में आ जाएगी? टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट पीज ऑफ मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके जी। अब यहाँ पे देखिएगा जी, ये आपको H0 दे दिया। अब आपके पास क्या है जी? H1 वही सेम रहेगा, Pi is not equal to Pi naught for at least one value where I is going to 1, 2 and 3। बस यही है इस क्वेश्चन में। I कहाँ तक है? 1, 2, 3 तक बस। ओके जी। अब जरा देखें, अगर H1 एक्सेप्ट होता है ना, तो इसका मतलब क्या है कि इनमें से किसी एक P की जो वैल्यू है वो ठीक नहीं है, कम से कम किसी एक P की। हो सकता है कि तीनों के तीनों ही ठीक ना हो सकता है कोई 2 इसमें से ठीक ना हो। लेकिन यहाँ पे ये जो कंडीशन लिखी ना, Pi इज नॉट इक्वल टू Pi नॉट फॉर एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ I, कि अगर H1 एक्सेप्ट होता है तो इसका मतलब है ऊपर दी गई P की वैल्यू में से कोई किसी एक P की वैल्यू ठीक नहीं है। ओके जी। अब यहाँ पे देखिएगा स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 क्या है बेटे? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा इज इक्वल टू 0.05। ठीक है जी। अब इससे पहले इसे लास्ट लाइन को हम लोग एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, यूजिंग अ 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डू द करंट ईयर रिजल्ट सपोर्ट द अबव स्टेटमेंट। यानी कि जो करंट ईयर रिजल्ट दिया गया है, ये जो ए ग्रेड लिया है 64 स्टूडेंट्स ने, बी ग्रेड लिया है 144 स्टूडेंट्स ने और सी ग्रेड लिया है 192 स्टूडेंट्स ने, क्या ये जो करंट ईयर रिजल्ट है ये इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है? इस चीज़ को हमने टेस्ट करना है। अगर ये सपोर्ट करता हुआ तो H0 क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट हो जाएगा। और अगर ये सपोर्ट नहीं करता तो H0 क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें ये टेस्टिंग का उसने कह दिया। और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना यूज़ करना है? 5% कर लिया जी। स्टेप नंबर 3 में आ गए। तो स्टेप नंबर 3 बच्चे हमारे पास क्या है जी? काई स्क्वायर इज इक्वल टू
समीशन एन आई माइनस एन पी आई नॉट होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन पी आई नॉट। ओके, अब इसके बाद स्टेप नंबर 4 में आते हैं। तो स्टेप नंबर 4 क्या है जी? क्रिटिकल रीजन काई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू काई स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे क्या है जी? के माइनस 1। बेटे इसमें मुझे कोई बताएगा के कितने? 3 के है, ठीक है जी, 3 के। यहाँ पे देखें ना, मैंने लिखा है ना P1 इज इक्वल टू P1 नॉट, P2 इज इक्वल टू P2 नॉट, तो लास्ट पे कहाँ तक जी? पी के इज इक्वल टू पी के नॉट। समझ आ रही जी बात? तो यहाँ पे देखें जी, फिर के आपके पास कितने, कहाँ पे जाके एंड हो गया? P3 पे। तो यहाँ पे आपके पास के की वैल्यू क्या है? 3 है। ओके जी, अब देखिएगा यहाँ पे काई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू काई स्क्वायर अल्फा कितना है? 0.05, और यहाँ पे आ गया 3 माइनस 1, तो क्या आ गया बेटे? 2 आ गया। अब बेटे काई स्क्वायर का टेबल मैं आपको सेंड करता हूँ आपके ग्रुप में, और उस टेबल में आपने 0.05 को 2 में देखना है जी। बेटे आप लोगों के ग्रुप में मैंने काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल सेंड कर दिया। इसमें जाएं ज़रा, तो ऊपर जो रो चल रही है जो ब्लू कलर की, ग्रीन से ग्रीन टाइप का यहाँ पे कलर है, इसमें देखें ज़रा 0.05 को आप किस में देख रहे हैं? 2 में। तो ये वैल्यू आ रही है 5.991, 5.991। ओके जी, तो यहाँ पे टेबल वैल्यू तो आपके पास आ गई 5.991। क्लियर है जी? अब इसके बाद आपने क्या करना है जी? कंप्यूटेशन पे चले जाना। स्टेप नंबर 5। अब इस स्टेप नंबर 5 में कंप्यूटेशन में जाएंगे, तो बेटे जो आपके पास ये जो वैल्यूज दी गई हैं 64, 144 और 192, ये हैं जी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। क्या है बच्चों? जो क्वेश्चन के अंदर आपको वैल्यूज दे दी जाएंगी, फ्रीक्वेंसी दे दी जाएगी, वो कौन सी होगी फ्रीक्वेंसी बेटे? ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होगी, NI। ठीक है जी। अब इसके बाद यहाँ पे देखिएगा ये कितना है? 64, 144 और 192। ये बेटे आपके पास किसकी वैल्यू आ गई? N की। ये N1, ये N2 और ये N3। अब इसके बाद यहाँ पे चले जाएं सेकंड कॉलम में, तो सेकंड कॉलम क्या है जी? NPI नॉट। ये हमने कॉलम कंस्ट्रक्ट करना है। अब ये वाला क्या है जी? ये है जी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। क्या है बच्चों? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ओके जी। अब जरा गौर कीजिएगा यहाँ पे, तो आपके पास यहाँ पे NI नहीं है, क्या है? N है। N मल्टीप्लाई हो रहा है PI नॉट, P1 नॉट भी हो सकता है, P2 नॉट भी हो सकता है, P3 नॉट भी हो जाएगा, क्योंकि I लिखा हुआ है ना। I में पहले 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, लेकिन N यहाँ पे लिखा हुआ है, N के साथ I नहीं है। तो N कौन सा होता है? N टोटल वैल्यू होती है। तो N इज इक्वल टू 400। कितना है बेटे? N इज इक्वल टू 400। बच्चे ये फार्मूला अगर एक्चुअल लिखा होगा तो फिर ही आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। समझ आ रही है? अब देखें आपके पास क्या 400, तो 400 मल्टीप्लाई बाय P1 नॉट। P1 नॉट कितना है? 0.15। जरा बताइएगा क्या वैल्यू आती? कितनी आती बच्चों? 60 आ गई। ओके, अब जरा देखें यहां पे क्या है? 400 मल्टीप्लाई बाय 0.30, 120। यहां पे आ गया 400। N पूरा ही आ रहा है, NI नहीं है। अगर NI लिखा होता ना तो फिर क्या होता? फर्स्ट टाइम पे 64 के साथ मल्टीप्लाई होता, सेकंड टाइम पे 144 के साथ, और थर्ड टाइम पे 192 के साथ। चूंकि यहाँ पे टोटल N लिखा हुआ है 400, तो 400 यहाँ पे सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले P1 नोट के साथ, फिर P2 नोट के साथ, फिर P3 नोट के साथ।
यहाँ पे 400 मल्टीप्लाई बाय 0.55 220 आ गया। बेटे आपके पास NI भी है और सेकंड क्या है जी, NPI0 भी है। ये दोनों कॉलम बन गए। अब आपने क्या करना है, अब आपने फाइनल कॉलम बनाना है और वो क्या है जी, के NI माइनस NPI0 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय NPI0। क्लियर है जी। अब यहां पे वैल्यूज पुट करें तो NI की वैल्यू कितनी है, 64 माइनस 60 होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 60। क्लियर है जी। यहां पे जरा देखें तो ये आपके पास क्या है, 64, NI की वैल्यू 64, फिर इसके बाद माइनस 60 NPI0 की वैल्यू ये आ गई और डिवाइडेड बाय 60 NPI0 की वैल्यू। क्लियर है जी। क्या आ गया आंसर, 2667 ये आ गया। अब इसके बाद सेकंड की तरफ चलते हैं तो 144 माइनस 120 होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 120 4.8। अब यहां पे चलें तो ये आपके पास क्या है जी, NI कितना है जी, यहां पे N3 हो गया तो 192 N3 पे आ गया और NP30 कितना है जी, 220 होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 220 तो बेटे कितना आ गया, 3.56। ठीक है जी, 54 लिख लें या 56 लिख लें, 3.5 तो है। चलें जी, यहां पे 3.56। ओके। अब इसके बाद जैसे ही आप इस कॉलम को सम करेंगे तो बेटे इस कॉलम का सम होगा तो जरा फार्मूले पे गौर करें जरा। ये सारे का सारा एक्सप्रेशन बना हुआ है, ये सम होगा तो किसके इक्वल हो जाएगा, काई स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे अब इसका सम कर दें तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू कितना, 8.63। बेटे सिर्फ ये 5th नंबर पे ये जो आपके पास है कंप्यूटेशन सिर्फ यही पूछता है कि ये पूरा क्वेश्चन दे के नीचे लिखा होता है व्हाट इज द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर। तो काई स्क्वायर की वैल्यू आपने बतानी है। ज्यादा से ज्यादा पूछ लेता है व्हाट आर द कैलकुलेटेड एंड टेबल वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर। तो आपको टेबल वैल्यू यहां से मिल जाएगी और कैलकुलेटेड वैल्यू यहां से मिल जाएगी। अगर वो टेस्टिंग की बात करेगा यानी कि H0 के एक्सेप्ट या रिजेक्ट होने का पूछेगा, फिर आपने ये 6 स्टेप्स में इसको कंप्लीट करना है। अगर वो नहीं पूछता तो फिर आपने सिर्फ और सिर्फ जिस एक टारगेटेड पॉइंट को उसने टच किया होगा आपने सिर्फ और सिर्फ उसकी बात ही करनी। ओके जी। अब जरा यहाँ पे देखिएगा, ये आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई 8.63। लास्ट स्टेप है जी स्टेप नंबर 6। इसमें आपने क्या करना है, इसमें साउथ यहाँ पे आपने क्या करना है जी, यहाँ पे ये शेप बनानी है जिसकी राइट टेल लॉन्गर है जी आपके पास। ये क्या है जी, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। ओके। अब इधर देखिएगा यहाँ पे क्या है जी, आपके पास टेबल वैल्यू है 5.991। इससे आगे क्या है जी आपके पास क्रिटिकल रीजन और इससे पीछे क्या है जी एक्सेप्टेंस रीजन। ये 0 और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब आपने देखना कि आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू कहाँ पे लाई कर रही है। आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू यहाँ पे लाई कर रही है और कितनी है 8.63। तो अब आप क्या कर देंगे जी, सो रिजेक्टेड H0 एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। क्लियर है जी। ये बेटे हमने इसका फर्स्ट टॉपिक कर लिया, कल इसका सेकंड और थर्ड टॉपिक करेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज का लेक्चर यहीं तक था। अल्लाह हाफिज।